हेलो व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में नेट का एक इम्पॉर्टेंट विषय। वह है न्यायपालिका। इसे इंग्लिश में जुडिशरी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उच्चतम न्यायालय से। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत संघ वर्ष 2004। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। और इसको हम डिटेल में जानते हैं कि पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वर्ष 2004 में उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकार तथा नागरिक अधिकार पर व्यापक व्याख्या प्रस्तुत की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है ए। अब जो सही ऑप्शंस हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है बी, 3 सदस्यों की समिति उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश और एक पारंगत द्वारा इस प्रस्ताव का अन्वेषण किया जाता है। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है, यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या असमर्थता से ग्रस्त है, तो समिति की रिपोर्ट के साथ साथ इस प्रस्ताव पर सदन में विचार किया जाएगा जहां यह प्रस्ताव लंबित है। नेक्स्ट ऑप्शन है, राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने का आदेश दिए जाने के पश्चात न्यायाधीश को हटाया जाएगा। अब इसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के संबंध में नोटिस पर राज्यसभा के 50 सदस्य और लोकसभा के 100 सदस्यों का हस्ताक्षर सहित अध्यक्ष को संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? इसका सही आंसर है बी, यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य वर्ष 1973 में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित कर सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही आंसर ऑप्शन डी, यानी कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश पी.एन. भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। अब इसे हम डिटेल में जानते हैं। कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। यह एक 5 सदस्यीय निकाय है। इसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय इस न्यायालय में कार्यरत अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, उपचारात्मक याचिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि 1 और 3। तो पहला ऑप्शन है,
इस पर केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में विचार हो सकता है। और ऑप्शन 3 है, उपरोक्त उपचारात्मक याचिका दायर करने के लिए किसी वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रमाणन आवश्यक है। अब इसे डिटेल में जानेंगे। उपचारात्मक याचिका की अवधारणा वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट के एक मामले रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा तथा अन्य में निर्णय के संदर्भ में सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय में हुई गड़बड़ी को ठीक करने के लिए उपचारात्मक याचिका दायर की जा सकती है। यह याचिका केवल सुप्रीम कोर्ट में तभी दायर की जा सकती है जब सुप्रीम कोर्ट के किसी वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि ऐसा करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ए, यानी कि 1 और 4। तो हमारा पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति की अनुमति देता है। और चौथा ऑप्शन है कि भारत का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी व्यक्ति को जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण कर चुका है, उच्चतम न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने तथा उसके न्यायाधीशों के रूप में काम करने का अनुरोध कर सकता है। अब इसे डिटेल में जानते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति के संबंध में प्रावधान करता है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसी व्यक्ति से जो उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है तथा ऐसे व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारत के किस मुख्य न्यायमूर्ति ने सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन करने का आदेश दिया था? इसका सही आंसर होगा न्यायमूर्ति HL दत्तू। अब इसे डिटेल में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू ने सामाजिक न्याय के दायरे में आने वाले अनेक मामले जो कई वर्षों से लंबित हैं कि शीघ्र निपटान के लिए उच्चतम न्यायालय में सामाजिक न्यायपीठ गठित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक न्यायपीठ का गठन वर्ष सितंबर 2014 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है? राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति। हम इसे डिटेल में जानेंगे। संविधान के अनुच्छेद 124 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र को भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134वां कि नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। तो पहला ऑप्शन है कि उच्चतम न्यायालय की यह शक्ति प्रदत्त है
कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पक्ष, उत्प्रेक्षण जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। और नेक्स्ट ऑप्शंस है कि संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपने आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। हम इसे डिटेल में जानेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार पक्ष जैसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति पर प्रभाव डाले बिना संसद इन शक्तियों को किसी अन्य न्यायालय को अपनी स्थानीय अधिकारिता में प्रयोग के लिए सशक्त कर सकेगी। अतः दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित हो गई हैं। इसमें कथन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 135 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। इसका सही आंसर होगा सी, मतलब एक सही है परंतु दो गलत हैं। तो इसको हम डिटेल में जानते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसरों की समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 16(4) यह प्रावधान करता है कि सर्व राज्य को पिछड़े हुए किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, पदों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई बड़े निर्णयों में यह माना कि अनुच्छेद 245 उच्चतम न्यायालय प्रावधान अनुच्छेद 16(4) के प्रावधान को सीमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है भारतीय संविधान के द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक, मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। जहाँ यह संविधान की आधिकारिक व्याख्या करता है, वहीं नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा भी करता है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारिता प्रदान करता है। संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। कॉलेजियम प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का माध्यम है। नेक्स्ट ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है या मानवाधिकार न्यायालय है? तो इसका सही आंसर है कि सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय भी है, मानवाधिकारों का संरक्षक भी है और संविधान का अंतिम विवेचक भी है और एक सिविल न्यायालय है। तो उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। हम डिटेल में जानते हैं।
भारत में न्यायिक प्रणाली का प्राथमिक एवं मुख्य स्रोत भारत का संविधान है। कोई विधि, कानून, नियम, उपनियम, आदेश, निर्देश तभी तक विधिमान्य है जब तक वह संवैधानिक उपबंध के अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 1, 2 और 4। तो इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन है H.N. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया। दूसरा ऑप्शन है भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। और ऑप्शन नंबर 4 का सही आंसर है कि भारत में न्यायालय की अवमानना की विषय में कानून बनाने के लिए संसद शक्ति निहित होती है।